हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आज हम अपना चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है वायु। आज हम पूरी तरीके से वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर चार मंडल हैं। जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर चार मंडल हैं। एक तो हमारा स्थल मंडल हो गया, एक हमारा जलमंडल हो गया, एक हमारा वायुमंडल और एक हमारा जीवमंडल। तो आज हम अपने वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो बहुत ही घनी, बहुत ही ज्यादा घनी जो वायु की चादर है उससे घिरी हुई है। और जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जो पृथ्वी पर जो सभी जीव रहते हैं, सभी जो जीव रहते हैं, जीव जंतु जो रहते हैं, पौधे जो होते हैं, ये सभी वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ये जो वायुमंडल होता है इन्हें वायु प्रदान करता है सांस लेने के लिए। और बहुत सारी तरीके से जो वायुमंडल होता है वो हमारी मदद करता है। जो सूरज से जो आने वाली पराबैंगनिक हानिकारक जो सूर्य की जो रोशनी किरणें होती हैं, उन्हें भी अपने अंदर ही वायुमंडल की जो परतें होती है वो अपने अंदर ही सोख लेती हैं। और ये जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल हमारे लिए इतना लाभदायक होता है कि जो दिन में जो गर्मी होती है, जो दिन में सूर्य की जो तपस से जो गर्मी होती है, वो में इतनी गर्मी होती है कि वो हमें जला सकते हैं। लेकिन जो हमारा वायुमंडल होता है, वो सूर्य की जो गर्म किरणें आती हैं उसे अवशोषित कर लेता है। और रात में जब सूर्य नहीं होता है तो उस टाइम जो हमारी पृथ्वी जम सकती है। तो जो हमारी राशि है, तो जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसे एक समान रखती हैं। और जो वायुमंडल ने ही जो हमारी पृथ्वी को रहने योग्य बनाया है, उसका तापमान जो है हमारे रहने के योग्य बनाया है। तो आगे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायु का संगठन। देखिए, जो हम वायु लेते हैं, वायु हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते। हम वायु जब हम सांस लेते हैं, सांस में जो हवा लेते हैं, हवा में हम वायु का मिश्रण, गैसों का मिश्रण लेते हैं। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ में सबसे जो बड़ा भाग है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। जो हमारी नाइट्रोजन 78% और जो हमारी ऑक्सीजन 21% है। और इसके अलावा जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और ऑर्गन 0.93% है। और बहुत सारी अन्य गैस 0.4% हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। अब ये जो इ- गैसें हैं, इनमें सबसे जो बड़ा भाग है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कवर करते हैं, जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन भी हमारी पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। और इनके अलावा जो अन्य गैस भी पाई जाती हैं, जैसे धूल के कण हो गए। और गैसों के अलावा धूल के कण, छोटे छोटे कण भी हवा में मिलते हैं। और जो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस हमारे वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। और इसके अलावा जो हम सांस लेते हैं, उस सांस में हम जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के अलावा हम नाइट्रोजन को भी ले लेते हैं। लेकिन जो हमारे लंग्स होते हैं, वो लंग्स नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधों के लिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे सीधे तौर पर वायु से ही नाइट्रोजन नहीं लेते। वो जो उनकी जड़ें होती हैं, मिट्टी और मृदा की सहायता से ही और नाइट्रोजन लेते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है, उसे उसे रोककर उसे बांधे रखती है। जो हमारी पृथ्वी से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फैली हुई है, जब हमारी पृथ्वी से ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा का प्रभाव जो होता है उसे वो बांधे रखती है। और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस कही जाती है। और इसी की वजह से जो हमारी पृथ्वी जो पहले जो बहुत ज्यादा ठंडी हुआ करती थी, अब इतनी ठंडी नहीं रहती, जो कि जिस पर जीवन असंभव था। इस वजह से हमारी जो पृथ्वी है उस पर जीवन संभव हो पाया है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी थी वो इतनी ठंडी हो जाती थी कि इस पर रहना असंभव होता था। लेकिन जब से कारखाने और परिवहन, कार आदि हो गए, इनसे जो निकलने वाले जो धुआं है,
इसका जो स्तर था ये वायुमंडल में बढ़ता गया। तब जो ऊष्मा है, ऊष्मा के द्वारा जो पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ता गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार और कारखानों के धुएं से इसका जो स्तर था वो वायुमंडल में बढ़ता गया, तब इससे जो इसकी ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का जो तापमान था वो भी बढ़ता गया, और इसीलिए इसे भूमंडलीय तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और तापमान में इसी वृद्धि के कारण जो पृथ्वी की जो सबसे जो ठंडे प्रदेश हुआ करते थे उनमें जमी हुई बर्फ पिघलती गई, और जिसके फलस्वरूप जो समुद्र में जो जल स्तर की वृद्धि होती गई, जो समुद्र उसमें जल बढ़ता गया, और जिससे जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जो जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि कुछ पौधे पशु लुप्त हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए स्तर से। और इसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रभाव होता है पृथ्वी पर, उसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन जो थी वो पेड़ पौधों के लिए काफी इम्पोर्टेंट थी। अब जो पेड़ पौधे थे वो वायु से सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो मृदा और कुछ जो पेड़ पौधों की जो जो जड़ में रहने वाले जो जीवाणु वो जो होते हैं उनकी वो जीवाणु वायु से ही नाइट्रोजन लेकर अपना स्वरूप बदल देते हैं, और जिससे जो पौधे होते हैं पौधे इसका प्रयोग कर सकें। अब जो ऑक्सीजन जो वायु में परिशुद्धता से मिलने वाली जो दूसरी गैस है, जो सर्वाधिक दूसरी गैस हमारी वायुमंडल में, वो मनुष्य तथा पशुओं को सांस लेने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो मनुष्य तथा पशु होते हैं वो वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और जो हरे पादप जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इसी प्रकार जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो समान बनी रहती है। कैसे? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। लेकिन जिसके हम पीछे पड़कर आए थे कि जो कारखानों से निकलने वाला धुआं, कार मोटर आदि से जो निकलने वाले धुआं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो जो है हमारे वायुमंडल में बढ़ती गई। तो वो इतनी होगी कि जो पेड़ पौधे से सूख नहीं पाए। तो इसी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव हुआ। और यदि हम पेड़ पौधों को ज्यादा काटेंगे तो जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं, वो हरे पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। और मनुष्य और पशु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो पादप द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस के बराबर होती थी। लेकिन जैसे जिससे संतुलन बना रहता था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं बना रहता, क्योंकि जो मनुष्य हैं उन्होंने कोयला तथा जैसे खनिज तेल जो है इस तरह के जो ईंधन को जलाने से ये जो संतुलन है ये थोड़ा सा टूट जाता है। और वो वायुमंडल में जो प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। और देखिए, जब वायु गर्म होती है तो जो गर्म वायु होती है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। लेकिन जो ठंडी वायु होती है, ठंडी वायु सघन भारी होती है, इसलिए वो नीचे रहने की उसकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए जो गर्म वायु होती है, जब वायु गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है। लेकिन जो जो होती है वो थोड़ी भारी होती है, तो जो गर्म वायु का स्थान वो ठंडी वायु भर लेती है, और इसी प्रकार जो है हमारा वायु चक्र चलता रहता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायुमंडल की संरचना। जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। जो सबसे पहली परत है वो क्षोभ मंडल है। फिर हमारा संपात मंडल आता है। फिर हमारा मध्य मंडल आता है। फिर हमारा पहामंडल आता है, वायुमंडल, और एक बहिर्मंडल आता है। नेक्स्ट हमारा, तो जो हमारी वायुमंडल की सबसे पहली परत है वो क्षोभ मंडल है। ये जो मंडल है, ये जो परत है, ये परत
जो है सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर, और इसी मंडल में हम जो वायु होती है उसमें हम सांस ले सकते हैं। इस मंडल में वो वायु मौजूद होती है जिनसे हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इस मंडल में सर्वाधिक मात्रा में ये गैसें पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये जो मंडल है, इसी मंडल मंडल में कोहरा, वर्षा, ओलावर्षण इसी मंडल के अंदर होती है। इस तरह की जो मौसम की जो घटनाएं होती हैं हमारी जो क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण परत, और ये 13 किलोमीटर तक फैली है। ये रहा, ये जमीन से ये 13 किलोमीटर तक हमारा जो क्षोभ मंडल है वो क्षोभ मंडल फैला हुआ है। और क्षोभ मंडल में हमारी ओलावृष्टि, कोहरा, वर्षा आदि जो मौसमी जो क्रियाएं हैं ये इसी मंडल में होती है। और यहाँ इस मंडल में जो मौजूदा गैस है वो उनमें हम सांस ले सकते हैं। और क्षोभ मंडल के बाद हमारा समताप मंडल आता है। समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, जो हमारा समताप मंडल है। और समताप जो मंडल है, जैसे कि बादलों की परतें और मौसमी क्रिया जो होगी इनसे ये मुक्त होता है। यहाँ पर कोई भी बादल और मौसमी क्रिया यहाँ पर जो समताप मंडल है उसमें नहीं होती। और जो बादलों की जो परतें होती है वो केवल क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और जो समताप मंडल है वो 50 किलोमीटर तक फैला होता है। और यहाँ पर जो हमारी ओजोन गैस है, ओजोन गैस की जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण ओजोन गैस है उसकी परत इस मंडल में होती है। और ये जो ओजोन गैस होती है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको सोख कर हमारी रक्षा करती है। और यहाँ की जो परिस्थिति है संताप मंडल की, वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए काफी आदर्श है। यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए काफी आदर्श स्थिति जो हमारी संताप मंडल है उसमें होती है। और इसके बाद हमारा मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल ये जो है ये वायुमंडल की ठीक तीसरी परत है। और ये जो है ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जो हमारा मध्य मंडल है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और यहाँ पर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं इस परत में आने पर जल जाते हैं। जो हमारा मध्य मंडल है, मध्य मंडल में आने के बाद जो अंतरिक्ष से जो प्रवेश करते हैं, अंतरिक्ष में से जो आने वाले उल्कापिंड होते हैं इस परत में आने पर जल जाते हैं। और इसके बाद हमारा आता है महामंडल। महामंडल जो है यहाँ पर ऊपर जाने पर जो तापमान होता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। और ये एक आयन मंडल की एक परत होती है इसमें, इस मंडल में। और ये जो है ये 80 से, ये जो मंडल है ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है, जो हमारा आयन मंडल। और यहीं पर जो पृथ्वी से जो प्रसारित जो रेडियो तरंगे होती हैं वो वापस इसी परत में आने पर वापस पृथ्वी की तरफ कर दी जाती हैं। और इसके बाद हमारा बहिर्मंडल आता है। तो जो हमारा महामंडल है जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है, जो कि रेडियो संचार की जो तरंगे होती हैं इसी परत का यहाँ पर रेडियो संचार के लिए उपयोग किया जाता है। और इसकी जो तरंगे होती हैं इस सॉरी रेडियो की जो तरंगे होती है इस परत पर आने पर दोबारा पृथ्वी की तरफ परिवर्तित कर दी जाती हैं। और बहिर्मंडल वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसका नाम बहिर्मंडल रखा गया है। और इसमें जो होता है इसमें वायु की बहुत ही पतली परत होती है। और यहाँ पर हल्की गैस है जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन हो गया, यहीं से ये गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। और इसके बाद हमारा मौसम एवं जलवायु हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो पढ़ते अपने टॉपिक को। देखिए जो मौसम होता है, मौसम जो है वो वायुमंडल के जो हर एक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। अब जैसे कि हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर सुना होगा कि आज वर्षा होगी, आज धूप निकलेगी, आज ज़्यादा ठंड रहेगी। ये सभी जो होता है, जो मौसम की जो संभावनाएं होती हैं, जो अनुमान लगाए जाते हैं, वो उस स्थान की जो जलवायु से लगाते हैं। और जो आर्द्र एवं गर्म जो मौसम होता है वो किसी को भी चिड़चिड़ा बना देता है, और अच्छा एवं हवादार जो मौसम है वो सबको खुश देता है। और जो मौसम होता है वो एक नाटकीय रूप से रोजाना बदलता रहता है। और किसी भी स्थान की जो किसी भी स्थान की मौसम का अनुमान लगाने के लिए उसकी उस स्थान की जलवायु
बताती है, उसकी जो इस स्थान की जो जलवायु होती है वो बताती है। तो आगे पढ़ते हैं तापमान। जो तापमान हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। देखिए जो तापमान है, तापमान रोजाना बढ़ता और घटता रहता है। अब जो हमारा तापमान है, जो पृथ्वी का जो जो तापमान है, वो दिन और रात को नहीं बदलता है, बल्कि जो हर एक ऋतु के अनुसार भी जो तापमान होता है पृथ्वी का, वो बदलता रहता है। जैसे कि जो ठंड शीत ऋतु जो आती है, जब ठंड होती है, जो तापमान होता है वो काफी कम होता है। लेकिन जब गर्मी आती है, गर्म ऋतु होती है, तो जो तापमान होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और और तापमान बढ़ने और घटने का एक और भी कारक है, जो कि सूरज है। सूरज से जो आने वाली जो धूप होती है, उसकी वजह से तापमान बढ़ता और घटता भी रहता है। और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से 2 अरब गुना छोटी है। जो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। मतलब कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से 2 अरब गुना छोटी है। तो और अतपन जो है एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जो अतपन होता है वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ये सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे अतपन कहलाती है। और अतपन जो है, जिस जो सूर्य का तप जिसे कहते हैं, कि मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घट जाती है। और इसीलिए जो तापमान है, इसी प्रकार जो तापमान घटता रहता है। और जो हम तापमान को नापते हैं वो तापमापी से नापते हैं। और वायु दाब को हम वायु दाब मापी से, वर्षा मापी वर्षा मापने के लिए करते हैं। वात दीर्घ दिशा मतलब पवन की दिशा को हम इससे नापते हैं। और अब जैसे कि जो हमारा तापमान है, सूर्य का जो ताप है, वो भूमध्य जो होता है, भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटता है। अब इसी वजह से जो ध्रुव हैं, ध्रुव जो होते हैं, ध्रुव हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। और अगर इस पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा? अगर पृथ्वी इतनी गर्म हो जाए कि यहाँ की जो फसलें हैं वो उग नहीं सकेंगी, अगर ज़्यादा तापमान बढ़ जाए तो फसलें नहीं उगलेंगी। और गाँवों की जो अपेक्षा जो नगर होंगे, नगर का जो तापमान होगा वो अधिक होगा। क्योंकि जो नगरों में दिन के समय जब गर्मी पड़ेगी, तो नगरों में बड़ी-बड़ी जो इमारतें होंगी, वो जो गर्म हवा है उसे ऐसे ही रखेंगी। तो इसी वजह से जो वो गर्म वायु को वो रखेंगे, इसी वजह से वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। और दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी जो सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने जो गर्म भवन हो जाते हैं, वो रात के समय ऊष्मामुक्त हो जाते हैं। और गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान भी ज़्यादा अधिक होता है। और इस तापमान को मापते कैसे हैं? तापमान को मापने के लिए एक मानक इकाई होती है, जिसे हम सेल्सियस कहते हैं। सेल्सियस का जो आविष्कार है वो एंड्रस सेल्सियस ने किया था। और सेल्सियस का पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। 100 डिग्री पर जो जल होता है वो उबल जाता है, जो सेल्सियस का पैमाना। और इसके अनुसार और इसके अलावा भी हम फ़ारेनहाइट में जो तापमान होता है उसे माप सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है वायु दाब। तो देखिए जो वायु होती है, वायु हमेशा जो हमारा शरीर है, शरीर पर उच्च दाब के साथ हमेशा बल लगाती रहती है, लेकिन हमें इसका अनुभव, हमें इसे महसूस नहीं कर पाते। इसलिए होता है क्योंकि वायु का जो दाब है, हम दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगाया जाता है। जो वायु होती है वो वायु वायु जो होती है हमारे शरीर पर हर दिशा से दाब लगाती है। वायु का जो दाब होता है हर दिशा से लगता है। और हमारा जो शरीर होता है इसके विपरीत बल लगाता है। और जो पृथ्वी की सतह पर वायु की बाहर द्वारा लगाया गया जो दाब है, वो वायु दाब कहलाता है। और वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर जो दाब होता है, ये वायु का जो दाब होता है वो तेजी से गिरने लगता है। और समुद्र के स्तर पर, जब समुद्र स्तर पर जो वायु का दबाव होता है वो सर्वाधिक होता है। और ये वायु दाब जो है, वायु दाब ऊंचाई पर जाने पर घट जाता है। जैसे कि आप किसी पहाड़ी आदि पर चढ़ रहे होंगे, तो वायु का जो दाब होगा वो घट जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर जो उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। और यहाँ निम्न दाब क्षेत्र में बना रहता है। और जो निम्न दाब है, जो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है।
और जो कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु है वो वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो वायु होती है यहाँ पर भारी होती है, क्योंकि जो ठंडी वायु होती है वो काफी भारी होती है और गर्म वायु जो होती है वो हल्की होती है। तो जो भारी वायु है वो नियमित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाकर रखती है, और उच्च दाब के कारण जो स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। और वायु जो है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन या प्रस्थान करती है, जो वायु होती है। देखिए जो चांद है, चांद पर वायु नहीं है, तो वहां पर जो है वहां पर वायु दाब भी नहीं है। तो जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं, तो वो एक विशेष तरीके का सुरक्षित रूप से हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा व्हाइट कलर की एक अलग ही ड्रेस पहनते हैं। और अगर ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं अपनी अंतरिक्ष पोशाक न पहने, तो जो अंतरिक्ष यात्री के द्वारा जो शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण जो उनकी जो रक्तिकाएं वो फट जाएंगी, उनकी जो स्किन है वो फट जाएगी, जिससे जो अंतरिक्ष यात्री होगा काफी खून बह सकता है अगर वो इस तरह की पोशाक ना पहने। कि जो हमारा जो बल है, सॉरी, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर हमेशा वायु के विपरीत बल लगाता रहता है, लेकिन अंतरिक्ष में वायु नहीं होती, चांद पर भी वायु नहीं है। और इसी वजह से वहां पर वायु दाब नहीं, लेकिन जो हमारा शरीर जो है, विपरीत बल तो लगाता रहता है। तो इसी वजह से जो हमारा जो शरीर है उसकी स्किन फट भी सकती है। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पवन। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की और वायु जब गति से प्रस्थान करती है, तो उसे हम पवन कहते हैं। और पवन को हम काम करने को पवन को काम करते देख सकते हैं, जैसे कि सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ती है, अथवा तूफानों के समय जो पेड़ों को उखाड़ देती है। और कभी कभी जो पवन होती है वो धीरे धीरे बहती है। और अब तो जब पवन धीरे धीरे बहती है, तो ये अपने साथ बहुत ही छोटे छोटे धूल और धूल के कण धुएं को उड़ाकर ले आती है। और कभी कभी जो पवन होती है वो इतनी तेज बहती है कि इसकी जो विपरीत दिशा है, इसकी विपरीत दिशा में चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि इसकी विपरीत दिशा में छाता लेकर चलना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। और पवन के जो नाम है, पवन के नाम जो है उसके आने की जो दिशा होती है उसके आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि जो पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ कहते हैं, पूर्व से आने वाली को पूर्वा कहते हैं। इसी तरह से जो पवन है, पवन के उसका जो नाम होता है उसके आने की दिशा से ही निर्धारित किया जाता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्थायी पवन। देखिए जो व्यापारिक पश्चिमी पूर्वी पवन जो होती हैं वो स्थायी पवन कहलाती हैं। ये जो व्यापारिक और पश्चिमी पूर्वी जो पवनें होती हैं ये स्थायी पवनें कहलाती हैं। और वो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही वो चलती रहती हैं। और जो मौसमी पवनें होती हैं, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें। और स्थानीय पवनें जो हैं ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में जो है ये चलती हैं, जैसे कि स्थल एवं समुद्री समीर हो गई। और भारत की जो स्थानीय जो उत्तरी क्षेत्र की जो गर्म एवं शुष्क जो स्थानीय पवन है जिसे हम लू कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चक्रवात प्राकृतिक आवेश। देखिए जो भारत की जो पूर्वी समुद्री तट जो कि उड़ीसा में बंगाल की जो खाड़ी से उठने वाला जो चक्रवात खतरा बना था, जो कि 17 से 18 अक्टूबर 1999 में राज्य के 5 जिले में ये चक्रवात आया था। और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया था, जिसने राज्य के एक बहुत ही बड़े भाग में बहुत ही विनाशकारी ये साबित हुआ था। इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। और ये जो पवनें थी, पवनों का वेग जो था वो 260 किलोमीटर से 260 किलोमीटर प्रति घंटे से ये जो पवनें थी ये चली थी। और ये जो पवनें थी 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये चलती रही थी। और इन्होंने बहुत सारे पेड़ उखाड़ दिए थे, जो कच्चे घर थे उन्हें भी नष्ट कर दिया था। और बहुत सारी जो औद्योगिक इमारतें थी उनके इन्हों छतों को उखाड़ दिया था। और इस पवनों के द्वारा, इस चक्रवात के द्वारा जो विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइन जो थी वो पूरी तरीके से कट गई थी। और ये जो चक्रवात आया था, इस चक्रवात की वजह से लगातार 3 दिन तक बहुत ही ज्यादा भारी बारिश हुई थी। और इसी के कारण जो ओडिशा की जो नदियां थी उन नदियों में बाढ़ आ गई थी।
और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंग जो थी, जो स्थल से 20 किलोमीटर तक की ये जो ज्वारीय तरंग थी ये आ गई थी, और इसके परिणाम स्वरूप जो तटीय क्षेत्र थे उन्हें भयंकर सुनामी भी आ गई थी। और अचानक से 10 मीटर ऊंची जो ज्वारीय तरंग थी वो आ गई थी, और जिसके परिणाम स्वरूप जो तैयार खड़ी जो धान की फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई थी। और 25 अक्टूबर 1999 में पूर्वी जो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, और जो उसकी निकटतम जो थाईलैंड की जो खाड़ी में अवदाब के कारण यहाँ चक्रवात उत्पन्न हुआ था, और धीरे धीरे जो है ये उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने लगा था। कैनोकर इसने एक बहुत ही महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया था बढ़ते बढ़ते, और 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेशामा और बालीकुंड के बीच के क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया था। और इस महाचक्रवात में भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगर सहित ओडिशा के पूरे जो तट को इसने बर्बाद कर दिया था, और इससे 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बड़ी संख्या में जो पशुओं की मौत भी इससे हो गई थी, और धान सब्जी आदि की जो फसल थी जो कि काफी तैयार खड़ी थी उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और ज्वारीय प्रकोष्ठ से उत्पन्न हुई लवणता के कारण जो भूमि योग्य जो जमीन थी वो अनउपजाऊ हो गई थी, और सागवान एवं बांस के जो बागान थे बहुत ही बड़ी मात्रा में ये नष्ट हो गए थे। और इस महाचक्रवात के कारण जो पारादीप और कोणार्क के जो मैंग्रोव के जो जंगल थे वो पूरी तरह से लुप्त हो गए। और इसके बाद हमारा आता है आर्द्रता। देखिए, जब जल है, जल पृथ्वी में विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो जल वाष्प बन जाता है, और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और जब वायु में जलवाष्प की जो मात्रा वो बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है तो उस दिन को हम आर्द्र दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र दिन कहते हैं। और जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो इसकी जो जलवाष्प धारणा कम करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, और इस प्रकार ये अधिक आर्द्र हो जाता है। और आर्द्र दिन में जो कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, और हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर से पसीना जो है आसानी से नहीं सूखता है, और हम असहज भी महसूस करते हैं। अब जलवाष्प ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और जब ये ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना भी शुरू हो जाता है। और जब जलवाष्प संकीर्ण होकर ठंडा होकर जल की बूंद बन जाता है, और जब जल की बूंद ये बन जाते हैं, नहीं, जल की बूंद से जो बादल होते हैं, बादलों का समूह यही जल की बूंदें होती हैं। और जब ये जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं पाती, तो इसी वजह से वर्षण बारिश के रूप में ये नीचे आने लगती हैं। और जैसे कि आकाश में उड़ते हुए जेट जो हवाई जहाज है, जो अपने पीछे सफेद पथ की जो स्मोक की तरह अपने पदचिन्ह छोड़ जाते हैं, इनके जो इंजन से निकलने वाली जो नवीन संगीतता हो जाती है, और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संगीतता नवीन कुछ देर तक पथ के रूप में ये दिखाई देती है। और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले जो वर्षण जो कि जिसे हम वर्षा कहते हैं, वो ज्यादातर जो भौम जल है, भौमजल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा जल से होता है। और जो पेड़ पौधे जो होते हैं ये जल को इकट्ठा करने में, संरक्षण करने में मदद करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल को संरक्षण करने में मदद करते हैं, लेकिन जब पहाड़ी पशुरे क्षेत्रों से जो पेड़ काटे जाते हैं, और वर्षा जो है, जो जल अनावृत पहाड़ होते हैं उनसे नीचे बहती है, और जो निचले इलाके रहते हैं उनमें इसी वजह से यही वजह बाढ़ का कारण बनती है। और क्रिया विधि के अनुसार जो वर्षा है, वर्षा 3 प्रकार की होती है: सामान्य वर्षा, प्रवर्ती वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा। जैसे कि यहाँ पर आप चक्रवाती वर्षा देखेंगे, जबकि वायु जो है वो वायु सीधी बहती है, और जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है, जो हमारी चक्रवर्ती वर्षा होती है। और जब अर्धवायु ऊपर की ओर उठती है तो जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। और संवहनी वर्षा जब होती है जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। तो और जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इसके जो धरातल को ताजा जल जो होती है वर्षा प्रदान करती है। और यदि वर्षा कम होती है तो जो जल है जल की भी कमी हो जाती है, और इसी की वजह से फसल भी नहीं हो पाती है, और सूखा पड़ने लग जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर बहुत ही भारी वर्षा होती है,
इसके विपरीत अगर बहुत भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से फसल आदि बर्बाद हो जाती है। तो इसी वजह से जो वर्षा है, वर्षा का एक संतुलन बना रहना ठीक होता है, जिससे इतनी वर्षा ना पड़े जिससे बाढ़ आ जाए, और इतनी कम भी ना पड़े जिससे कि सूखा पड़ जाए। और अब आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ज़्यादातर स्थानों पर बाढ़ आती रहती है, इसलिए ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ऐसा होता है, जो कि गैस ग्रीन हाउस गैस जो है, जो ज़्यादा काफ़ी इफेक्ट कर रही है हमारी पृथ्वी को। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही हमारे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।